हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू रखा है। तो ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फिलहाल मैं दोनों को सेम साइन का मान करके फोर्स जरूर लगा दे रहा हूँ। फोर्स की वैल्यू जाएगी के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू 1/4πε0 में पीछे सिखा चुका हूँ। अब मैंने क्या किया, सपोज करो ये चार्ज क्यू हटा दिया तो यहाँ पर फोर्स लगना बंद हो गया। इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पर इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी ये जो चार्ज कैपिटल Q है ये इस पॉइंट P पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर कैपिटल Q की वजह से फोर्स लगेगा, और वो जो इन्फ्लुएंस है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर है जिसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं और इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज क्यू एट दिस पॉइंट P। अब ज़रूरत है किसी तरीके से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्वांटिफाई कर सकें। तो लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू वेयर लिमिट क्यू स्टेंडिंग टू जीरो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फिर से वही फिगर बना लेते हैं। चार्ज क्यू है, यहाँ से r दूरी पर ये पॉइंट P है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इस तरीके से दी गई कि सपोज मैं यहाँ पर एक चार्ज स्मॉल क्यू ले आऊँ जहाँ पर स्मॉल क्यू इज टेंडिंग टू जीरो। ये स्मॉल क्यू इतना छोटा चार्ज है कि इसको लाने से और इसके नेबरहुड में जो दूसरे चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस स्मॉल क्यू पे जो फोर्स F लगेगा, दैट फोर्स F अपॉन क्यू, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये कही, व्हेन लिमिट क्यू इज टेंडिंग टू जीरो। तो अब 11th क्लास में हमने लिमिट का कंसेप्ट कर ही रखा है। तो अगर मैं F की जगह पर के क्यू बाई आर स्क्वायर डाल दूं और अपॉन क्यू करूं तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। और देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज, अगर मेरे पास सिर्फ एक चार्ज हो तो इसकी वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। और चूंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पर फोर्स में भी आर कैप वेक्टर लगा हुआ था, इसलिए इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग आर कैप। अब अगर क्यू पॉजिटिव होगा, सपोज करो मेरा क्यू पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका डायरेक्शन आर कैप के अलोंग होगा। और अगर क्यू नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका डायरेक्शन माइनस आर कैप के अलोंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तक इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब जैसा मैंने फोर्सेस के लिए किया था वैसे ही मैं सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि सपोज करो मेरे पास ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4, ये कुछ चार्जेस रखे हैं और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P निकालनी है। तो मैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्सेस के लिए लगा रहा था वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लगा सकता हूँ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फील्ड E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 हो जाएगी। अगर और ज़्यादा चार्ज होते तो उनका भी वेक्टर सम हो जाता। और फिर जैसे मैंने फोर्स वाले केस में बताया था वैसे यहाँ पर भी अगर दो ही वेक्टर हों तो मैं उनको शायद पैरेललोग्राम लॉ से ऐड कर लूँ, और अगर ज़्यादा वेक्टर हों तो कॉम्पोनेंट निकाल करके XYZ कॉम्पोनेंट अलग अलग ऐड करके काम चला लूँगा। अब अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट देखा, इसको देख करके यही लगता है कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही क्यों की गई। बिकॉज अल्टीमेटली जिस तरीके से हम लोग
फोर्स निकाल रहे थे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिस तरीके से फोर्स ऐड कर रहे थे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रहे हैं। और फाइनली सपोज करो मेरे पास ये Q1 Q2 Q3 कोई 3 चार्ज होंगे, तो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट P पे इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 E3 निकालूंगा, और उसके बाद फाइनल फोर्स ऑन सम चार्ज Q एट P जब मुझे लिखना होगा तो मैं उसको E इंटू Q लिख दूंगा। तो जब मुझे अलग अलग फोर्स ऐड करके ये फोर्स डायरेक्टली ही मिल रहा था तो इस E की कोई ख़ास ज़रूरत समझ में नहीं आती। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है। वास्तव में स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज़ होती है, और यहाँ पर जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हैं तो हम लोग फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिपेंडेंटली दोनों में काम करके काम चला सकते हैं। मतलब मैं खाली फोर्स निकालता रहूं और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो तो भी मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन जब हम लोग आगे चल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जाएंगे तो इस तरह के केसेस भी क्रिएट हो जाएंगे जहां पर कोई चार्ज नहीं होगा फिर भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम सुना होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हालांकि वहां पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में ही समझा दे रहे हैं ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम इस कंसेप्ट पे एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इस चीज़ को उन्होंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जो बीच का ये रीजन है यहाँ पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट टू फील्ड लगेगा। मैंने E = F/Q बताया, तो फोर्स = QE होता है। तो अगर मेरा जो स्मॉल q है अगर वो पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। बिकॉज जो वेक्टर है इसको जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक दूसरा वेक्टर आएगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अब कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। इस बार मैंने क्या किया, ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज कर दिया, जिससे यहाँ पर भी 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम की फील्ड एस्टेब्लिश कर दी, लेकिन इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। तो पिछली बार इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, इस बार एक प्रोटॉन गिर रहा है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स Fe देखूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी QE, यानी कि जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2 × 10⁴, जो कि हो जाएगी 3.2 × 10⁻⁻15 न्यूटन। और चूंकि प्रोटॉन के लिए भी चार्ज भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स Fp भी इतना ही हो जाएगा। तो मेरे पास ये दो फोर्सेस हैं Fe और Fp। Fe इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, Fp प्रोटॉन पे लग रहा है। दोनों को ही जो डिस्प्लेसमेंट करना है वो 1.5 सेंटीमीटर है, जिसको मैं 0.015 मीटर लिख सकता हूँ। मुझे दोनों का टाइम ऑफ फॉल निकालना है। तो टाइम ऑफ फॉल निकालने के लिए अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो S = ut प्लस ½ AT² होता है। तो u तो यहाँ पे गिवन नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो यहाँ से टाइम ऑफ फॉल की वैल्यू जाएगी √2s/a। यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, मेरे पास फोर्स है, इसलिए इसकी वैल्यू √2s/f
और इनटू m हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन टू फोर्स बाई मास हो जाता है। तो अब मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻15 पता है, डिस्प्लेसमेंट भी 0.015 मीटर पता है, और जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा, और प्रोटॉन के लिए ये 1.67 इंटू 10⁻27 आ जाएगा। तो अब वैल्यू डाल करके दोनों ही चीज़ों के लिए टाइम ऑफ फॉल निकाल लेंगे। अब क्लियरली यहाँ पर एस और फोर्स तो कांस्टेंट हैं, और मास इलेक्ट्रॉन के लिए कम है, प्रोटॉन के लिए ज़्यादा है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, बिना सॉल्व किए आप सॉल्व करोगे और निकालोगे, कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। अब इन्होंने जो लास्ट लाइन कही, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट इन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी में फॉल कर रहे होते, यहां मैं लिखूं अंडर ग्रेविटी टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड हैव बीन इक्वल टू टाइम ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि वहां पर जो फोर्स था वो मास के प्रोपोर्शनल होता, तो फोर्स बाई एम दोनों ही बॉडी के लिए कांस्टेंट होता, इसलिए वहां पर दोनों का टाइम ऑफ फॉल इक्वल होता। यहाँ पर फोर्स चूंकि मास के प्रोपोर्शनल ना होकर के चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और दोनों का फोर्स तो इक्वल है पर मास इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका टाइम ऑफ फॉल सेम नहीं रहेगा। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ये यहाँ पर Q1 रखा है, ये यहाँ पर Q2 रखा है, of magnitude 10⁻⁻8 coulomb and minus 10⁻⁻8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का गैप 0.1 मीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। ए ये मिड पॉइंट, बी यहाँ साइड में, और सी यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ये 3 पॉइंट हैं, मुझे ए, बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चूंकि यहाँ पर 2 चार्ज हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज 1, जिसको मैं E1 कहूँगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज 2, जिसको मैं E2 कहूँगा। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पर चीज़ों को चूंकि मैं वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा लेता हूँ। मैं ये जो डायरेक्शन है इसको एक्स एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जो कि काफ़ी परपेंडिकुलर नहीं बना, इसको वाई एक्सिस ले लेता हूँ। तो इधर वेक्टर का कंपोनेंट आई कैप और ऊपर वाला जे कैप हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालते हैं। तो E एट ए के लिए मुझे सबसे पहले तो E1 एट ए निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी के की वैल्यू मैं बाद में डालूंगा, इंटू Q1 अपॉन 0.05 का होल स्क्वायर। बिकॉज अगर मैं Q1 से A की दूरी देखूं तो ये डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर है, और चूंकि Q1 पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड्स राइट होगा। तो मैं इसको आई कैप लिख सकता हूं। ऐसे ही Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू E2 इज इक्वल टू के Q2 बाई 0.05 का स्क्वायर हो जाएगी। और चूंकि Q2 इधर रखा है, इसलिए जो मेरा वेक्टर आर कैप था उसकी वैल्यू माइनस आई कैप हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो E1 की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 अपॉन 0.05 का स्क्वायर अलॉन्ग आई कैप। और चूंकि Q2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए E2 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू -10⁻−8 अपॉन
0.05 का स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप हो जाएगा। अब ये माइनस आई कैप का माइनस और चार्ज का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो E1 और E2 दोनों ही ऐड अप होकर के अलोंग आई कैप हो जाएंगे। देयरफॉर जो E की वैल्यू होगी वो इन E1 और E2 का सम हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करूं तो नंबर हो जाएगा 99 इंटू 10⁹ और 10⁹ मिलकर 90 हो जाएंगे, इंटू 400 न्यूमरेटर में। दिस विल बी इक्वल टू 36,000 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही E2 की वैल्यू भी 36,000 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी अलोंग आई कैप। ये E1 है, ये E2 है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो हो जाएगी, इसकी वैल्यू 36,000 और 36,000 ऐड अप होकर के 72,000 न्यूटन पर कूलम अलोंग आई कैप हो जाएगी। अब हम लोग इस पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देना चाह रहा हूँ। तो जब मैं पॉइंट बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो E की वैल्यू E एट बी फिर से E1 प्लस E2 हो जाएगी। E1 निकालने के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो जाएगी KQ1 बाई 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस B और Q1 के बीच में 0.05 है, इंटू माइनस आई कैप, क्योंकि जो मेरा आर कैप वाला डायरेक्शन था वो इस समय माइनस आई कैप के अलॉन्ग है। और ऐसे ही E2 के लिए जो फील्ड हो जाएगी, ये वाला मेरा टर्म E1 था, और E2 के लिए जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा KQ2 अपॉन, इस बार जो डिस्टेंस आ जाएगा B से Q2 का, ये 0.15 मीटर का आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0.15 का होल स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप, क्योंकि फिर से जो मेरा आर कैप डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप के अलॉन्ग है। अब मैं Q1 की वैल्यू पहले की तरह से 10⁻⁻8 रख दूंगा और Q2 की वैल्यू -10⁻⁻8 रख दूंगा। तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म माइनस आई कैप के अलॉन्ग आ जाएगा और ये वाला टर्म प्लस आई कैप के अलॉन्ग आ जाएगा, और ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो कैलकुलेट करके आपको करना है, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। जो भी आंसर आ जाएगा वो समथिंग इनटू माइनस आई कैप आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर निकालना और इसको बुक से वेरीफाई कर लेना। थर्ड पार्ट में आपके लिए करता हूँ जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालनी है। सी के लिए जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर वही दो कंपोनेंट होंगे, E1 जो कि इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, और E2 जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। अगर मैं E2 को देखूं तो आर कैप जो होगा ये ऊपर की तरफ होगा, पर चूंकि Q2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए E2 नीचे की तरफ होगा। अब इन E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, बिकॉज Q1 और Q2 दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, और Q1 से C की दूरी और Q2 से C की दूरी बराबर है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के इक्वल हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी K इंटू 10⁻⁻8 अपॉन, चाहूं तो मैं Q1 से C की दूरी ले लूं, चाहूं तो Q2 से C की दूरी ले लूं। ये दोनों ही दूरियां 0.1 का स्क्वायर है। तो इन्हें सॉल्व करूंगा तो जगह 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.01, ये कैंसिल होकर के 9,000 न्यूटन पर कूलम्ब आ गए। लेकिन अब मैं E1 और E2 को जब ऐड करूंगा, इन दोनों का सम 9,000 और 9,000 मिलकर के 18,000 नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों वेक्टर हैं और आपस में पैरेलल नहीं है। तो जब मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहूंगा तो इस E1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर मैं इस एंगल को देखूं
तो चूंकि CQ1 Q2 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, इसलिए ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। इसलिए E1 के दो कंपोनेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 9000 cos 60 और 9000 sin 60। ऐसे ही E2 के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसकी वैल्यू फिर से 9000 cos 60 हो जाएगी, और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9000 sin 60 हो जाएगा। अब ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और देयरफॉर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी उसकी वैल्यू सिर्फ आई कैप के अलॉन्ग हुई, बिकॉज जे कैप वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 9000 इंटू कॉस ऑफ 60। अब कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है तो डाल दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9000 न्यूटन पर कूलम, और ये आई कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर इन दोनों वेक्टर को ऐड करके इनकी रिजल्टेंट फील्ड निकाल सकता हूँ। अब जो हम अगला कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझने के लिए क्या करते हैं, सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा है, तो मैं इसके नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बनाऊं। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, फिर आगे इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाती है। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से ज्वाइन करूं तो यहाँ पर ऐसी 8 लाइंस बन करके तैयार हो जाएंगी। अब मैंने जैसे यहाँ पर 8 लाइंस बनाई, वैसे अगर आप चाहते तो 4 ही लाइन बनाते, या थोड़ी ज़्यादा लाइन बनाना चाहते तो 10 बना लेते, 16 बना लेते। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए वहाँ पर कितनी लाइंस निकल रही हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से 4, 10, 20, 50, 100, 1 लाख, 50 लाख कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे मैं इस फिगर को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट O है जहां पर कोई चार्ज Q रखा है। अब सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट P1 है जो कि O के पास है, और P2 है तो O से दूर है। तो अगर मैं देखूंगा तो P1 पर रिलेटिव डेंसिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड डेंसिटी नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटिव डेंसिटी है, ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जो है वो P1 पे P2 से ज़्यादा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा होगी, यानी कि पॉइंट P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से पहली बात क्या आई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नंबर डेंसिटी है पर यूनिट एरिया, ये रिलेटिव सेंस में किन्हीं दो पॉइंट की फील्ड स्ट्रेंथ बताती है। इन लाइंस के बारे में जब हमने स्टडी किया तो इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज निकल करके आई जिन्हें मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो मैंने पीछे बताया कि ये फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं कि सपोज करो मेरे पास कोई चार्ज है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है, और फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है, और फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है, और फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है, इनको ज्वाइन कर लूँ तो जो लाइन बनेगी वो फील्ड लाइन है। तो अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन दे अपीयर टू कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो दीज फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं मेरे पास नेगेटिव चार्ज रखा होता तो इन वेक्टर्स का डायरेक्शन टूवर्ड्स माइनस Q होता, इसलिए मैं कह सकता था कि दीज फील्ड लाइंस एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं मान लो एक फील्ड लाइन बनाऊं जो कि प्लस Q से निकल रही है और माइनस Q पे जा रही है, तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी।
अब मान लो मेरे पास ऐसे दो चार्ज नहीं थे, खाली एक ही चार्ज थे, तो अगर वो चार्ज सिंगल पॉजिटिव चार्ज था तो वो इस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के इन्फिनिटी पे एंड करेंगे, और अगर मान लो मेरे पास वो सिंगल नेगेटिव चार्ज था तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर के इस नेगेटिव चार्ज पे एंड करेंगे। यानी कि सिंगल चार्ज वाले केस में दे विल ईदर स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, और ये स्टार्ट या एंड कब होगा दैट विल डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द चार्ज। थर्ड पॉइंट इन्हीं दोनों पॉइंट का मिला जुला रिपरकशन है। इन्होंने कहा कि इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व। अब सपोज करो मेरे पास एक रीजन है जिसमें कोई चार्ज नहीं है और इस फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो फिर अगर ये इधर से कोई लाइन सपोज करो इस रीजन में एंटर करती है तो फिर ये कंटिन्यूअस कर्व होगा, ये सीधे बाहर निकलेगी, कहीं ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आकर के ब्रेक कर जाए, बिकॉज किसी फील्ड लाइन को ब्रेक करने के लिए एक चार्ज चाहिए और यहाँ पर जो कोई चार्ज नहीं है तो इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकती, इसको आगे कंटिन्यू करके इस रीजन से बाहर ही निकलना पड़ेगा। फोर्स प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मैंने बताया कि सपोज करो मेरे पास चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इन फील्ड लाइंस के अलोंग है, यानी कि इस फील्ड लाइन के टैंजेंशियल है। अब सपोज करो मैं मान लूँ कि ये जो मेरा फोर्स पॉइंट है गलत है और दो फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये भी है और ये भी है। एक जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था, और टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। और फाइनल पॉइंट जो है ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मुझे कोई ऐसी फील्ड लाइन नहीं मिलेगी जो अपने आप में क्लोज लूप फॉर्म कर ले। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अभी तक सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे, पर यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज। यहाँ पर मैं मूविंग चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल करके हम देखेंगे कि मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स विच कैन फॉर्म क्लोज लूप्स। तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड इसीलिए यूज किया है बिकॉज स्टैटिक चार्ज, और ये जो मेरा पहला चैप्टर है, ये पहला क्या बल्कि पहला और दूसरा दोनों ही चैप्टर, जब यहाँ पर हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, यानी कि जो भी चार्जेस है वो रुके हुए हैं, अपनी जगह स्टेशनरी हैं। तो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो कभी भी इस तरह का लूप नहीं बना सकती हैं। ये इसकी फिफ्थ और फाइनल प्रॉपर्टी हो गई। अब जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी वैसे ही हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम कोई फ्लक्स क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड्स जो हम लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक्स में क्लास 11 में पढ़ा था उसकी तरफ ध्यान दें, तो सपोज करो मेरे पास एक पाइप है जिसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v, और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो इसमें से कितना पानी बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू v इंटू ए हम लोग लिख लेते थे। अगर आपको याद हो तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट v इंटू ए हो जाता था। अब सपोज करो मैं इस फिगर में थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस बार जो मेरा पाइप का मुंह था वो कुछ इस तरीके से कटा हुआ था। इसका मतलब जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर था वो तो इस डायरेक्शन में था, लेकिन जो मेरा एरिया वेक्टर था, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, वो इस डायरेक्शन में था और v और a आपस में पैरेलल नहीं थे। तो यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा वो पहले जितना ही होगा, तो मुझे यहाँ पर एरिया का ये पैरेलल वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो वाटर का फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू वी ए कॉस थीटा हो जाएगी। तो अगर मैं v को वेलोसिटी वेक्टर लूँ और a को एरिया वेक्टर लूँ तो जो वाटर का फ्लक्स है यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ पाइप है, इसकी वैल्यू वेक्टर v डॉट a है। यहाँ पर मैंने माना
कि हर जगह पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अदरवाइज इसकी वैल्यू समेशन ऑफ v डॉट डेल्टा ए हो जाती, जहां पर डेल्टा ए अलग अलग छोटे छोटे एरिया एलिमेंट होते, और अगर इन डेल्टा ए को बहुत छोटा कर लूं तो ये इंटीग्रल v डॉट डी ए भी हो जाती। अब जिस तरीके से ये मैंने वेलोसिटी का फ्लक्स निकाला है, इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फ्लक्स निकाल सकता हूं। जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको मैं फाई से डिनोट करता हूं, और इसकी वैल्यू समेशन ई डॉट डेल्टा ए हो जाएगी, और अगर मैं डेल्टा ए को इनफाइनाइटली स्मॉल ले लूं तो ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए हो जाएगा, जहां पर ई और डी ए दो वेक्टर्स हैं। अब जो बात मैं वाटर के केस में समझाना चाह रहा था वही बात ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझा रहे हैं कि सपोज करो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और डेल्टा एस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हो, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू सिंपली ई इंटू डेल्टा एस हो जाएगी। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और डेल्टा एस वेक्टर और ई वेक्टर आपस में कोई एंगल थीटा बना रहे हों, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगी, या मैं फ्लक्स को वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस लिख सकता हूँ। ये दोनों ही केसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के थे, लेकिन रियल लाइफ में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों में ही नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं और जैसे मेरी फ्लैट डेल्टा एस जैसी सरफेस दिखाई दे रही है, वैसे सरफेस ना होकर के जो मेरा एरिया वेक्टर होगा वो भी कुछ इस तरीके से कर्व हो सकता है। तो इस केस में जब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू समेशन ई डॉट डेल्टा एस हो जाएगी, या इंटीग्रल ई डॉट डी एस हो जाएगी। फिलहाल इस चैप्टर में हम लोगों को इस तरीके के कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल नहीं करने होंगे। जहां भी ज़रूरत होगी वहां पर या तो फ्लक्स सिंपल ई इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, या अगर उनके बीच में कुछ एंगल होगा तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा। विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग डाइपोल और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।